अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस 13वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मेथड चेनिंग क्या होती है ऊप के अंदर। मतलब हम मेथड चेनिंग बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड चेनिंग होती क्या, उसके बाद हम देखेंगे इसका यूज़ क्या है। तो मेथड चेनिंग बेसिकली ये होती है कि आप एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसके साथ मल्टीपल साइमल्टेनियसली फंक्शंस मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ मल्टीपल मेथड्स कनेक्टेड हों थ्रू ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसी ऐसी इसको आप कह लो कि इसको मेथड चेनिंग कहा जाता है। जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। सपोज हमने कुछ 3 ऐसे फंक्शंस बनाए हैं, सपोज करें, जो कि हम एक के बाद दीगरे उनको एक्सेस करते हैं। मतलब एक फंक्शन एक्सेस किया तो उसके बाद मस्ट है कि दूसरा, उसके बाद मस्ट है कि तीसरा भी एक्सेस करना है। तो इसके लिए हमें 3 जो मेथड बनाए उनको 3 दफ़ा अपने कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, which is a time consuming task, and you have to write some extra lines of code and extra bits of codes as well, जिससे फाइल का साइज भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आप हर जगह पे उस ऑब्जेक्ट नेम को बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको कॉल करने के लिए उन मेथड्स को। अभी तो मैंने एग्जांपल में 3 कहा है, जो 30 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ एनी साइज, और वो मीनिंगफुल कनेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, उन मेथड्स के दरमियान एक मीनिंगफुल कनेक्शन हो और हमें पता होगा ये वाला मेथड पहले कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा। तो इससे डीबगिंग भी हमारे लिए आसान हो जाती है। अगर कोई हमें प्रॉब्लम आए तो हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कौन से वाले मेथड में है। तो इसकी अभी मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। और जो दोस्त ऑलरेडी मेरा लारावल और या ज़ेन फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने उसमें देखा होगा कि जब हम कोई मेथड फाइंड करते हैं मॉडल के थ्रू कोई रिकॉर्ड, तो आपने देखा होगा हम फाइंड के साथ फर्स्ट या फाइंड के साथ जब कोई फंक्शन यूज़ नहीं करते तो वो हमें फुल रिकॉर्ड रिजल्ट जो है रिटर्न करता है। जब इसके साथ हम फर्स्ट यूज़ करते हैं तो वो हमें सिंगल रिकॉर्ड जो भी फर्स्ट टाइम अकरेंस में मिलता है वो उसको शो करता है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स लारावल के अंदर भी मेथड चेनिंग की मौजूद हैं, और वो अक्सर जो यूजर्स हैं वो जिनको ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं है वो उसके बारे में कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आज आपकी वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको इसकी बेहतर तौर पे समझ आए कि मेथड चेनिंग क्या होती है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो चलता हूँ मैं अपना फेवरेट आईडी, जो कि इस वक्त नेटबीन्स 8.1 है मेरे पास, और उसमें ये हमारा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल था अबाउट प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग, जिसमें हमने इस सेट, अनसेट, उसके अलावा गेट और सेट के मैजिक मेथड्स के ज़रिए प्रॉपर्टी ओवरलोडिंग की थी। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम सपोज एक एग्जाम्पल क्लास बनाते हैं, क्लास एग्जाम्पल के नाम से हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल लेंगे इसकी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक, सबसे पहले हमारे पास एक पब्लिक वेरिएबल है जिसका नाम हम सपोज रखते हैं डाटा, वो एक एरे होगी, ठीक है। या हम इसको डाटा को एरे भी रख सकते हैं, और इसके अलावा हम इसमें जो भी चीज़ है, मतलब जो भी डाटा है उसको सेव कर सकते हैं, एरे भी रखा जा सकता है, और इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन data1, तो उसमें हम एक वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू। फिर हमारे पास एक दूसरा सपोज फंक्शन है data2 के नाम से, इसके अंदर भी एक वैल्यू है जो कि पास होती है। और फिर इसके बाद हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन तीसरा है रिजल्ट के नाम से, उस पर कोई वैल्यू पास नहीं होती। तो ये सॉरी, इस फंक्शन की स्पेलिंग आई थिंक। तो अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि दिस डाटा अरे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू पास कर देते हैं, मतलब इस डाटा के अंदर हमने ये वैल्यू पास कर दी। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से एरे की सूरत में, मतलब जिसको कहते हैं
एसोसिएटिव एरे के थ्रू पास करना चाहें तो हम वो भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे डाटा इंटू डाटा 1 इज इक्वल टू वैल्यू, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा दिस डाटा इंटू डाटा 2 इज इक्वल टू वैल्यू। फिर इसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रिंट आर का फंक्शन, और ये हमें क्या प्रिंट करेगा, दिस डाटा, जो भी एरे होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू एग्जांपल। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डाटा 1, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ से कि इमरान कासिम दे देता हूँ वैल्यू। फिर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डाटा यहाँ पे मुझे डाटा 1 मेथड कॉल करना है, तो यहाँ पे डाटा 2 कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेलम पाकिस्तान। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबीजे रिजल्ट, फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अब ये एक नॉर्मल एग्जांपल है और आप इसको देख के समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा, कि ये हमें इस एरे को रिटर्न करेगा। हम इसको इसके थ्रू भी कर सकते हैं, चूंकि हमने इसके लिए मेथड बना लिया तो इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं। अगर ये पब्लिक हो तो फिर हमें रिजल्ट के फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट आर दिस ओबीजे डाटा। हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक है, इसका स्कोप एक्सेस मॉडिफाई पब्लिक है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा डाटा 1 में इमरान कासिम है और डाटा 2 में हमारे पास जेलम पाकिस्तान है। डाटा 1 बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल जो सेट हुआ एरे की है, और डाटा 2 भी की है, और ये जो है फंक्शन है, ये दो सेपरेट चीजें हैं। मतलब ये आप इसको यहाँ पे ये डाटा है, यहाँ पे ये, तो आप इसको आपस में कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये डाटा इस डाटा से मुराद ये वाला डाटा है, ये नहीं है, बल्कि इस डाटा से मुराद ये वाला डाटा है। तो आपने देखा कि मुझे कितनी लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ी, 3। अभी तो ये कम है, एग्जांपल है इसलिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम इसको इस तरीके से लिख सकें, ये है, और फिर इसके बाद ये, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट आर ये लिख सके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अभी लिखते हैं तो हमें क्या एरर आएगा, देखिएगा हमें यहाँ पे एरर आता है कॉल टू मेंबर फंक्शन डाटा टू ऑन नल। मतलब जो डाटा 1 तो कॉल हो गया, मतलब उसको डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। अब उसके बाद कहता है इसके साथ जो डाटा 2 है, और ये ले लें आप, सॉरी ये यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, सिंपल डाटा आएगा। तो ये जो है ये मेथड एक्सेस नहीं हो रहा है, इसको नल वैल्यू जा रही है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा। तो इसको अब ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा सेट करने के बाद सिंपली रिटर्न दिस लिख देंगे, ठीक है, और इसके बाद भी रिटर्न दिस लिख देंगे। अब ये जो फर्स्ट लाइन है जो 16 नंबर पे नजर आ रही होगी आपको, ये लाइन जो है ये सेट कर देगी इस वेरिएबल में डाटा को, और साथ ही इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी। ये दूसरी जो 21 पे लाइन है ये भी यही काम करेगी और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा वही रिजल्ट वापस आ गया जो कि इससे पहले एरर दे रहा था, और जिसके लिए हमने 4 लाइन ऑफ कोड, ये 3-4 जितनी भी लाइनें थी हमने लिखी, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एक दफ़ा लिखना पड़ा, उसके बाद हमें इसको भी आगे फर्दर हम खूबसूरत बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में इसको लिखा जाता है। और जो दोस्त, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरा लार्वा के वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे उन्होंने इस तरह की चेनिंग ज़रूर उसमें देखी होगी, और आई एम श्योर कि वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। और मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद उनको समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न दिस जो लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो करंट ऑब्जेक्ट है इसी को एज इट इज़ भी रिटर्न करो, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होता है तो बेसिकली ये क्लास भी यहाँ पे एक्सेस होती है। तो इसलिए क्योंकि ये क्लास एग्जाम्पल के अंदर है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ये वाला, और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक पास हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक और एग्जांपल देखता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट आर
मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, न्यू एग्जाम्पल EXAMPLE, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट R OBJ2 डाटा 1। यहाँ पे कोई और नाम लिख लेते हैं जैसे असलम डाटा 2, रावलपिंडी RWP पाकिस्तान, और साथ ही हम इसको डाटा के वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो जब मैं इसको सेव करूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एरे हमारे पास रिटर्न हुए हैं, एक असलम के नाम से और एक इमरान कासिम के नाम से, 2 डिफरेंट एरेज। तो इस तरीके को जो ये हमने यूज़ किया है इसको कहा जाता है ऊप के अंदर मेथड चेनिंग, ये चेन मेथड्स। तो ये वो मेथड्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब हमें पता है कि इस डाटा के बाद डाटा 2 को हमने कॉल करना ही करना है, या अगर नहीं करते तो वो एक डिफरेंट रिजल्ट हमें शो करेगा। सपोज हम नहीं कॉल करते डाटा 2 को, लेट्स सी मैं इस डाटा 2 के बजाय डाटा को डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने डाटा 2 को कॉल किया लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा 2 को कॉल नहीं किया, तो अब क्या होगा, डेफिनेटली वो सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, डाटा 2 सेट ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एरे 1 में जो हमारे पास डाटा 1 सिर्फ सेट हुआ है, जबकि एरे 2 में हमारे पास दोनों सेट हुए। और अगर हम यहाँ पे डाटा 1 को अनसेट कर देते हैं, सिंपली डाटा 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा 2 में हमारे पास RWP पाकिस्तान और डाटा 1 में हमारे पास इमरान कासिम। तो मेक श्योर कि जो कनेक्टेड आप ये रिटर्न, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, जस्ट सेट करें डाटा को यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो आप उसके साथ रिटर्न दिस लगा दें, ये कभी ना कभी आपको यूज़ में आ जाएगा। तो यही चीज़ लेटेस्ट MVC फ्रेमवर्क्स में यूज़ हो रही है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है MVC फ्रेमवर्क्स में, जैसे कि लारावल इसके एग्जांपल दूंगा, इसके अलावा जेंड में भी इसका यूज़ है। तो दोस्तों ये था हमारे पास मेथड चेनिंग, सिंपल से एग्जांपल दी मैंने, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो आने वाले इस ट्यूटोरियल ऐसी सीरीज़ के, उसमें हम प्रैक्टिकली भी इसकी एग्जांपल देखेंगे जब हम PDO को पढ़ेंगे। PDO है PHP डाटा ऑब्जेक्ट, जिसके ज़रिए हम डाटाबेस सिक्योरली कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा फेच कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग टू मच सिक्योरिटी एंड और टू मच वरीड अबाउट सिक्योरिटी, जैसे कि MySQL में और MySQLi में थी, उसको हम बहुत इजीली PDO के साथ हैंडल कर सकते हैं। और PDO के अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी भी है जो कि SQL इंजेक्शन को रोकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल को फिनिश करता हूँ और आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरा ये चैनल ये वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, and also don't forget to press the bell icon so as soon as I upload my video you will get a notification. So thank you guys, thank you very much once again, take care, Allah Hafiz.